हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ के लिए, जिसमें हम 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, जहां से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ये हम सारे वो टॉपिक्स हैं जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में बार बार देखने को मिलते हैं, या फिर वो इंपॉर्टेंट थीम्स जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जहाँ पे बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक्स भी करते हैं। फ्रेंड्स, आप सिली मिस्टेक्स जैसे मैंने भी जो भी टेस्ट सीरीज़ दिया है, जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है, तो आप देखो कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सिली मिस्टेक्स करने का एक पैटर्न सब में सेम रहता है। तो या तो आप अपनी गलती से सीखो, या फिर जो भी मैं चीज़ें आपको एम्फेसाइज करके दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग अब मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा बहुत भी मेरी बातों से रिलेट कर पाते हो, तो आप मेरी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। और जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 15 मिनट में आपको, अगर जब तक अब इलाहाबाद हाईकोर्ट आर का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। और इस सीरीज़ से आपके लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जिसमें से आप देखोगे मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। मैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टॉल क्लेम है ये, पर एग्जाम में अपीयर होने के बाद अब मैक्सिमम चीज़ों को रियलाइज़ करोगे। इसमें मैं जितने भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबकी मिक्स प्रैक्टिस करूँगा। जैसे कोई भी एक टॉपिक लिया, उससे जो जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप गलत कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन, मेरा जो प्राइमरी फोकस रहेगा इस सीरीज़ में कि सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। कैसे करना है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि लास्ट में मिस आउट कर जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका तो टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, पर 20 से 25 पेज का खुद से आप नोट्स बनाओ, जिसमें आप मतलब चीज़ों को बहुत ही कंसाइज वे में खुद से लिखो। और जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे गलती कर सकते हो, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। फ्रेंड्स, आप देखोगे मैक्सिमम जो एक होता है ना चीट नोट क्या होता है कि उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, पर एग्जाम में पास कराने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट रहता है ना, उसमें आपका वो अवेलेबल रहता है। तो इसलिए मैंने इसको बोला है अल्टीमेट चीट नोट्स। आप थोड़ा बहुत भी मेरे पर रिलाई मतलब ट्रस्ट करते हो फ्रेंड, तो आप ब्लाइंडली फॉलो करो। आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ इससे ज़्यादा रेलेवेंट आपको नहीं मिलेगा। जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज़ में जहाँ पे आप गलती करोगे, मैं पहले ही बना के दे रहा हूँ। मैं डेली 15 मिनट का टारगेट कर रहा हूँ, और इससे जो भी क्वेश्चन होंगे आपको देखना कि खुद आप रियलाइज़ करोगे। 4-5, अभी तो डे 1 है, तो जितने भी डायमेंशंस हैं मैं एग्जाम में जहाँ पे आप गलती कर सकते हो, या फिर जहाँ मैंने भी गलती करी है, उन सब चीज़ों को मैं कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, तो अगर देखो मैं कंटेंट बना रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ के लिए, तो क्या मेरा पर्पज़ सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ तक ही रहना है। मुझे इसके बाद बिहार पीसीएस प्री है, या फिर यूपी पीसीएस प्री है, मैं सबको टारगेट करना है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं तो मेरा कंटेंट बाकी के एग्ज़ाम के लिए कितना रेलेवेंट रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो भी चीज़ें मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ को, जो भी मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ के लिए कितना रिलेवेंट है। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं पूरा 100% देना मतलब दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आपको लगे कि मेरा वीडियो 20 मिनट 25 मिनट का है, पर बैक एंड में बहुत मैंने काम किया हुआ है, वो 20 मिनट का कंटेंट बनाने में मेरा खुद 4 घंटा जाता था। तो अगर आप मेरे, बहुत सारे लोग अब मेरे पे रिलाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेज करते हैं। पर फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट करते हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ के लिए कभी रिग्रेट नहीं करोगे। आप मेरी चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो करो, इसका आउटपुट आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक 1 की हम बात करें, तो इसमें हम बुद्धिस्ट काउंसिल, अगर एग्जाम की हिस्ट्री की भी बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो है बुद्धिस्ट काउंसिल। फ्रेंड, जनरली जो भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप बहुत सारे लोग 90% अगर आपने प्रिपरेशन करी है, तो सबको कहीं ना कहीं इसके बारे में आइडिया होगा। पर इससे और भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप एक बार बस, ऐसा नहीं कि बस आपने बुद्धिस्ट काउंसिल देखा तो आप यहाँ से स्किप कर दो। आप एक बार इसकी मतलब इस लेक्चर की डेप्थ को देखना। अगर आपको, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ आपने मिस आउट किया होगा इसके पहले, जहाँ से भी पढ़ा होगा। तो अगर हम फ्रेंड्स बात करें, तो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि हमसे पूछता है पहले 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, तो इसका एक तो ईयर पूछ लेगा, या फिर उस टाइम चेयरमैन कौन था, किंग कौन था। पर उनसे भी रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो मैं आपको एग्जाम के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट भी है, प्लस आपको पता भी रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, तो ये 483 बीसी में हुआ था। जब गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है 483 बीसी में, तो उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था फ्रेंड्स, ये कहाँ पे हुआ था? ये राजगीर में हुआ था। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो आपको ये सप्तरनी केव भी पता होना चाहिए। पर इलाहाबाद हाईकोर्ट या यूपी पीसीएस के लिए बस आप राजगीर पर रिलाई कर सकते हो। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। उस टाइम के चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। और फ्रेंड्स, किंग कौन था? अजातशत्रु। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुआ था, राजगीर में हुआ था। महाकश्यप उसके चेयरमैन थे, और अजातशत्रु उस टाइम के राजा थे।
फ्रेंड्स अगर हम अजातशत्रु की बात करें तो ये हर्यक डायनेस्टी का था, हर्यक वंश का था। और हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो फ्रेंड्स पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का रिजल्ट क्या हुआ? जब बुद्धा के डेथ के बाद क्या हुआ कि दो किताबें लिखी गई। क्या नाम था उनका? विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो एग्जाम में हमेशा बहुत बार पूछा गया है कि विनय पिटक और सुत्त पिटक कब लिखे गए। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद विनय पिटक लिखा गया और सुत्त पिटक। विनय पिटक किसने लिखा था? उपाली। और सुत्त पिटक किसने लिखा था? आनंद। फ्रेंड जो भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है ना, वो उनका लैंग्वेज क्या है? पाली। तो उपाली से मतलब जो भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है उनका नाम क्या है? उपाली। जो गौतम बुद्ध ने भी अपनी जो शिक्षाएं दी थी वो जो लैंग्वेज था पाली था। अब जैनिज्म में आओगे तो प्रकृत हो जाएगा, पर बुद्धिज्म में क्या है? पाली है। मैं जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ आप लिख लो, सब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब एआई के यूज़ से इसको ट्रांसफ़र किया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो बुद्धिज़्म की लैंग्वेज क्या थी? पाली। तो विनय पिटक किसने लिखा? उपाली ने। और सुत्त पिटक आनंद ने। तो वो सुत्त पिटक है तो मतलब सुत्त मतलब सोना टाइप का कुछ आ रहा है ना, तो सोने में आनंद है। तो सुत्त पिटक किसने लिखा? आनंद। विनय पिटक ने उपाली। फ्रेंड्स एग्जाम में सुत्त पिटक और विनय पिटक के कंटेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बुद्धा के सेरेमन्स थे या फिर जो उपदेश थे वो सुत्त पिटक में थे। तो जो बुद्धा के सेरेमन्स थे या फिर उपदेश थे वो सुत्त पिटक में थे। और बुद्धिस्ट मॉन्क से रिलेटेड जो भी रूल्स थे वो हमारे विनय पिटक से थे। तो विनय पिटक में क्या है? बुद्धिस्ट मॉन्क से रिलेटेड रूल्स हैं। और सुत्त पिटक में क्या है? बुद्धा के उपदेश या फिर सरमन। ये हम याद रखेंगे। फ्रेंड दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हम बात करें तो वैशाली में हुआ था और 383 बीसी में हुआ था। देखो बस इससे 100 साल कम कर देना है, 483 से 383। फ्रेंड जहाँ भी थोड़ा बहुत भी ट्रिक बनेगा, जहाँ पे चीज़ों को आपको आसानी से बताया जा सकता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं ट्रिक से याद कराने की कोशिश करूँ। तो 483 में से 100 माइनस कर देंगे, 383 आ जाएगा। तो दूसरा कहाँ पे हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल? 383 बीसी में वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में होगा, ये आपको नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। तो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था। उस टाइम के चेयरमैन कौन थे? सबाकामी और अशोक थे, मतलब जो किंग था काला अशोक। फ्रेंड्स आप देखो आजाद ए मतलब इसको ऐसे आप कर सकते हो ए के करके, ए के मतलब अजात शत्रु, काला अशोक, फिर काला अशोक का सीधा फिर अशोक आ गया, फिर कनिष्क, ए के करके किंग ऐसे याद कर सकते हो। फ्रेंड्स काला अशोक की हम बात करें तो ये शिशुनाग डायनेस्टी का था। ध्यान रखेंगे कि काला अशोक कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था? शिशुनाग डायनेस्टी से। फ्रेंड जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद क्या हुआ कि बुद्धिज़्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया स्थावीर और एक हो गया महासांगिक। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि बुद्धिज्म मतलब स्थावीर महासांगिक कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हुए थे? तो आप सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद क्या हो जाएगा? स्थावीर और महासांगिक। तो जो स्थावीर थे ना, बस आप इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये चेंज को सपोर्ट नहीं करते थे। और महासांगिक चेंज को थोड़े से लिबरल थे महासांगिक वाले। और स्थावीर जो थे थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे। बस आपको इतना ही रखना है कि जो मतलब स्ट्रिक्टली बुद्धिज़्म के रूल्स थे वो स्थावीर फॉलो करते थे और महासांगिक थोड़े लिबरल थे। फ्रेंड्स अगर हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये 255 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस टाइम का चेयरमैन कौन था? मोगलीपुत्र तिश। और किंग कौन था? अशोक। फ्रेंड्स ए के अजात शत्रु, काला अशोक, फिर काला अशोक से अशोक आ गया। ठीक है, तो अशोक मौर्य डायनेस्टी का था। फ्रेंड्स आपको डायनेस्टी भी याद रखना चाहिए, जैसे मैंने आई मतलब इन सब चीज़ों को पहले आपने नोटिस नहीं किया होगा बहुत सारे लोगों ने। अब जो भी मैं कह रहा हूँ आप उसको पॉइंट आउट कर लेना। फ्रेंड्स थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद क्या हुआ था? अभिधम पिटक लिखा गया था। इसके राइटर कौन थे? मोगलीपुत्र तिश। तो ध्यान रखेंगे अभिधम पिटक के राइटर कौन है? मोगलीपुत्र तिश। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हुआ था। ये बुद्धिज़्म के फिलॉसफी से रिलेटेड बुक है, तो ध्यान में रखेंगे कि बुद्धिज़्म फिलॉसफी से रिलेटेड बुक कौन से? अभिधम्म पिटक। फिर फ्रेंड्स फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, ये फर्स्ट सेंचुरी में भी आपको लिखा रख सकता है ऑप्शन में, या फिर 72 AD या 98 AD, तीनों में से कोई भी आपको मिलेगा तो आपको टिक करना है। ज़्यादातर चांस है कि आपको फर्स्ट सेंचुरी लिखा मिलेगा। फ्रेंड्स ये कहाँ पे हुआ था? बहुत सारे लोग कुंडलवन ही याद रखते हैं, पर आपको ध्यान में रखना है कि कुंडलवन कहाँ पे? कश्मीर में है। उस टाइम के चेयरमैन कौन थे? वसुमित्र। और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स कनिष्क कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ था कि बुद्धिज़्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान।
अगर हम हीनयान की बात करें तो ये बुद्धिस्ट मतलब गौतम बुद्ध को एक नॉर्मल पर्सन ही मानते थे, पर महायान वाले उनको भगवान मानते थे और इस उनकी मूर्ति बना के पूजा भी करते थे। फ्रेंड्स, जो गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म स्टार्ट किया था तो उसमें आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे वो, पर महायान में क्या हुआ कि उनकी मूर्तियाँ बनने लगी और आज आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ पूरी दुनिया में किसकी है, गौतम बुद्ध की हैं। पर हीनयान वाले क्या करते हैं कि ये बुद्धिस्ट मतलब उनको आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, इनको नॉर्मल एज अ नॉर्मल पर्सन ही मानते हैं और उन्होंने जैसे कि इनलाइटमेंट बिलीव करते हैं कि आप अकेले इनलाइटमेंट हो सकते हो। तो हीनयान क्या है, थोड़े से ये चेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते महायान वाले ने, जो भी थोड़ा बुद्धिज़्म से थोड़ा डाइवर्ट हो गए हैं, तो ये उसको हम ध्यान में रखेंगे। फिर जो चाइनीज़ ट्रैवलर हेनसेंग था वो महायान फॉलो करता था, मतलब बुद्धिज़्म के महायान सेक्ट का था, और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार से उसने एजुकेशन लिया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हेनसेंग कौन से सेक्ट से बिलोंग करता था, तो वो बुद्धिज़्म के महायान सेक्ट से बिलोंग करता था। फ्रेंड्स, एक इनका वज्रयान सेक्ट है, ये तांत्रिक कम्युनिटी है बुद्धिज़्म की, तो ये ध्यान में रखेंगे कि वज्रयान जो है बुद्धिज़्म का तांत्रिक कम्युनिटी है। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन है बुद्धिस्ट काउंसिल से जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मैं अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरी पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को कंज्यूम कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं गारंटी देता हूँ आपको टू द पॉइंट कंसाइज ऐसे इलाहाबाद हाईकोर्ट आर के लिए कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।